बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के न्यूज़ सेशन के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, अदालतों में भी अब एआई का इस्तेमाल होगा। अदालतों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना कितना ज़रूरी है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं हमारी अदालतों में, दिन ब दिन हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या एआई की मदद से हम उनको भी कम कर सकेंगे, जजिस पे लोड कम हो जाएगा, वकला की किस तरह से हेल्प होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो है जी हमारे साइलिन, उनकी कैसे मदद हो पाएगी, क्या डिस्कशन हुई है इस मामले में, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की जानिब से अदालतों में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब इस गाइडलाइन में क्या बताया गया है, ज़ाहिर सी बात है, इसे समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर कानून हैं रबाब सलमान, बैरिस्टर हैं आप, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रबाब सलमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। रबाब सलमान, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, नई पॉलिसी सामने आई है, इसमें क्या क्या बताया गया है, एआई का इस्तेमाल किस तरह से हमारी अदालतों में होगा? इनफैक्ट हमारा बहुत सारा जो है वो एक बैकलॉग लगा हुआ था, जिसकी वजह से जस्टिस सिस्टम जो है, आपको पता है हमेशा से कंप्लेन आ रही है कि जी जस्टिस सिस्टम इज वेरी स्लो, जस्टिस करते करते कोई लोगों की दुनिया जिंदगी खत्म हो जाती है, नस्लें गुजर जाती जो है वो बिल्कुल पीढ़ियां ऐसा आ जाती हैं। इसी तरह है नेशनल ये जो है जुडिशियल ऑटोमेशन सिस्टम जो है उसके लिए एक कमेटी जो है वो बनी है, जो कि जस्टिस अली मजहर के ज़ेरे जो है वो निगरानी है, जो इस सारी चीज़ों को देख रही है। और वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें सारे हाई कोर्ट जो है उनके साथ जो है इसका कोऑर्डिनेशन है, प्लस जो एक्सपर्ट्स के जो है ना बैनुल अक़वामी तौर पे जितनी भी एक्सपर्ट्स हैं और उसमें क्या जुडिशियल सिस्टम में दूसरे एरियाज में यूज़ हो रहा है, उन सबको मद्देनजर रखा जा रहा है। वन थिंग। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज का ख्याल रखा है वो ये रखा है कि केयरफुली बैलेंस हो बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यानी कि ये नहीं होगा कि दिस इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ जज इनफैक्ट या द डिसीजन, बल्कि दिस इज जस्ट असिस्टेंस। इसको इससे ज्यादा जो है वो नहीं आगे लेके जाया जाएगा, बल्कि सिर्फ इस बात पे रोका जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें सबसे पहले जब एआई आता है तो कहा जाता है कि जी ठीक है, इसका मतलब है कि जॉब्स खत्म हो रही हैं। तो है वो एआई करेगा और हम नहीं करेंगे। तो ये जो इस तरह की सोचें हैं, इनको काउंटर करने के लिए सबसे पहला जो इसमें पॉइंट रखा है वो यही है कि ये कभी भी जो है रिप्लेसमेंट नहीं है, दिस इज ओनली असिस्टेंस। दूसरा है इसका एथिकल और ट्रांसपेरेंट यूज होगा, जिसकी वजह से आपको एक सिग्निफिकेंस जो है वो मिलेगी हमारे डिसीजंस में, यानी कि इट वुड बी अकॉर्डिंग टू बुक। जो आपके बुक प्रिंसिपल्स कहते हैं उनको सामने रखा जाएगा, उसके लिहाज से जो है उसका उतार चढ़ाव जो है वो देख के उनको एनालाइज करके फिर उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सही। और इसमें जो है वो बाइस होने से इसको डेफिनेटली सेफगार्ड किया जाएगा, और जो डिसीजन होंगे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे और डेफिनेटली अकाउंटेबल होंगे। आप उनको, यानी कि अक्सर ये होता है कि हम कह देते हैं कि जी ये डिसीजन किस बेस पे हो गया, व्हेन द लॉ वाज नॉट सपोर्टिंग इट, जबकि ये एक शॉर्ट था कि इस जुर्म पे या इस फैसले में ये चीज आनी चाहिए थी, इस लॉ को जो है वो देखा जाना चाहिए था। तो ये हमें जो है एआई रिसर्च वर्क, बेसिकली जो हमारी रिसर्च वर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। और रिसर्च वर्क आपको पता है किसी भी अगर अदारे की स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके डिसीजंस हमेशा अच्छे होते हैं। आपको ये ऑल रबाब सलमान, पाकिस्तान की लेजिस्लेशन, बल्कि आपको इंटरनेशनली जो है वो भी गाइडेंस आपको मिलेगी कि किस तरह बाकी ममालिक में इन केसेस के ऊपर जो है वो डिसीजन लिए जा रहा है। जी आप कुछ कह रही थी? ठीक है रबाब सलमान, ऐसा है कि आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा तो मुमकिन नहीं है, जैसे कि हम सुनते थे कि एआई आ गया है या बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। हमने देखा कि बहुत सारे एआई जनरेटेड
एंकर्स भी हमने टीवी पे देखे, लेकिन फिर भी कभी भी इंसान का नेमुल बदल कोई भी एआई नहीं हो सकती। जजेस आपने कहा ऐसा नहीं है कि ये खुद से फैसले होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि जजेस मौजूद होंगे, सिर्फ ये असिस्टेंस के लिए हैं, मदद के लिए है। अब मदद कैसे मिलेगी, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से अदालती निज़ाम में ये एआई सिस्टम मदद करेगा। अगर आप कोई मिसाल दे सकती हैं या वाज़े तरीके से कि अगर कोई भी केस जिसको हम एक मिसाल के तौर पर समझा सके कि ये इस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है हमारे सिस्टम में। और दूसरा इसी से लिंक में क्वेश्चन करूंगी कि इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या हम मतलब रिसर्च को देखते हैं, एआई का इस्तेमाल देखते हैं और हम कहीं पीछे रह गए हैं अदालती निज़ाम में? इनफैक्ट देखिए, एआई जो है कंप्यूटर हमसे बहुत अरसे से जुड़ा हुआ है। दिस इज नॉट द न्यू। हम बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हमेशा से कर रहे हैं। एआई इज आप कह लें कि वही कैलकुलेशंस जो थी वो आपको आपकी जुबान में अब पता चल रही हैं, ठीक है। अब आप उनको उसी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये जो केसेस हैं ये आपको हमें एआई जो है वो सपोर्ट करेगा केस मैनेजमेंट में। लाइक आपको अभी नहीं पता कि कितने केसेस जो हैं उनकी क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, क्या उस टाइमलाइन तो एटलीस्ट हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं होता है। समटाइम हम इंसान है, हमारे ज़हन से स्किप हो जाता है। लेकिन जैसे आपने अपने मोबाइल पे नोट्स लिए हो तो वो आपको अलार्म करते रहते हैं कि सुबह आपके ये काम है, आपने उसके ऊपर टाइम अपने आप को साइन किया होता है। सो इस तरह आपकी जो केस मैनेजमेंट है ना वो आपकी बहुत तेज हो जाएगी। इस वक्त भी हम मैनुअली ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें एक जो कहते हैं ना वो आपको पिंग होता रहेगा कि दिस इज गोइंग टू बी हैपन एंड यू हैव टू बी डिसाइडेड बिटवीन दिस टाइम। एक आपको टाइमलाइन मिल जाएगी जिसको आपने अचीव करना होगा। दूसरी, आपको लीगल रिसर्च के ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो असिस्ट कर देती। लीगल रिसर्च जो होती है वो ये है कि लाइक ऑल ओवर द कंट्री रोज जो है एक नए केस पे एक नए डायनामिक्स पेश हो रहे होते हैं जिसके ऊपर नए फैसले आ रहे होते हैं जो कि किताब में जो कि बुक से डिफरेंट होते हैं। आप कह लें कि वो उनका एक नया पार्ट है, एक उसका एनहांस वर्जन है। वो जो हमारे पास वो चीज है, अगर आप वो जज जो है आज फैसला ले रहा है, हो सकता है कि कल के दिन पे यानी कि जस्ट एक दिन पहले एक ऐसी जजमेंट पास हुई जिसके अंदर वही फैक्ट्स थे और उसको रिसर्च करके एआई आपको फौरन हेल्प कर देगा और आपको पता होगा कि इसके जो फैक्ट्स हैं, इसकी जो चीजें वो सब पिछले वाले से मैच होती हैं, इसलिए इसका डिसीजन किस तरफ ड्राइव होना चाहिए। तो वो आपको इसमें असिस्टेंस जो है वो बहुत आपको स्पीडी मिल जाएगी। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस तेज होंगे। ऑब्वियसली अभी हमारा जो बहुत सारा सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है वो इसलिए क्योंकि जजेस के पास बहुत ज्यादा वर्क है, ठीक है। जो उनके माउंटेड केसेस हैं, केस लोड है वो इतना ज्यादा है कि वो इस चीज को खत्म ही नहीं कर पाते और उसकी वजह क्या है कि वो जजमेंट नहीं लिखवा सकते। अब जजमेंट लिखवाने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम और जजमेंट कोई एक सफे की नहीं होती, कोई 2-3 होती है, उसमें पूरे उसके फैक्ट्स देने होते हैं, फिर एनालिसिस देने होते हैं, दोनों पार्टीज के जो है वो देना होता है, फिर उसके बाद उसका जो है वो ऑपरेटिव पार्ट होता है जिसमें उसने बताना होता है कि क्या करना है। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये फायदा होगा कि वो जो इतना काम पहले एक जज खुद करता था वो एआई उसको सपोर्ट कर देगा और वो काम जो है वो बहुत रैपिड और फास्ट हो जाएगा। डिसीजन लाना, डिसीजन देना जो है वो एक रैपिड फॉर्म में हो जाएगा। और डेफिनेटली जब एआई से आप काम करेंगे तो दे ऑलवेज कीप द रिकॉर्ड, जो आपका पुराना बैक रिकॉर्ड है कि किस तरह डिसीजन मेक हुआ, रोज की क्या आपकी हियरिंग थी, किस तरह वो जो है मॉडिफाई हो रहा था, एविडेंस क्या हो रहे थे, कैसी चीजें अंदर आ रही थी, उन सबको जो है वो पाइपलाइन रखेगा। आपको कोई नुक्ता जो है जो कि इंसान एक मिस कर सकता है वो आपको उस चीजों को नोट डाउन रखेगा और आपको जो है वो असिस्ट करता रहेगा कि इसमें ये भी था, इसमें ये पॉइंट था, ये पॉइंट। तो ये आपको आप कह लें कि एक आपको हर टाइम की, हर वक्त की असिस्टेंस जो है वो आपके साथ अवेलेबल होगी। ठीक है रबाब सलमान, दूसरा ये है आपने हमें बताया कि एक तो केस मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगा, हमें पता होगा जो केस लगा हुआ है इसको हमने 6 महीने या 1 साल या 2 साल जितना भी उसका टाइम है हमें पता होगा कि इतना टाइम गुजर चुका है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर हर सूरत आपने इसको मैनेज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कहा
कि जो जजेस हैं वो पहले से जो मौजूद फैसले हैं उनसे बड़ी आसानी से हेल्प ले सकेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जब भी एआई, अब हम अदालती निज़ाम में बात कर रहे हैं, दूसरे निज़ाम में भी, दूसरे हुकूमती इदारों में भी जब भी हम एआई के इस्तेमाल की बात करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की बात करते हैं, सबसे बड़ा हर्डल ये आता है, हमारा एक रवायती सिस्टम है, हमारा एक रवायती बिहेवियर बन चुका है। उस रवायती सिस्टम में जो लोग काम करते हैं वो मोस्ट सीनियर हो चुके हैं और उनको उसी तरह से काम करने की आदत है। और मेरा ख्याल है कि नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं, ना सिर्फ सरकारी इदारों में, अदालती निज़ाम में भी, जो आज तक टच मोबाइल का या फिर स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इस सारे सिनेरियो में एआई के साथ उनको लिंक करना या फिर जिद्दत की तरफ उनको लाना कितना आसान होगा? कोई ट्रेनिंग क्लासेस ज़रूरी है, कोई वर्कशॉप ज़रूरी है? क्योंकि ये बातें करने में ये जितना मुझे आसान या आपको आसान लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल के सिस्टम को देखें तो ये उतना आसान हो सकता है। इज इट राइट और रॉन्ग? बेसिकली वी कॉल इट कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है वो हमेशा जो है वो पार्ट होती है। जब भी कंप्यूटर साइंसेज इंट्रोड्यूस हुई, बाहर हुई, पाकिस्तान में हुई, तो हमारी साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। आपको और मुझे जो है पहले टच मोबाइल जो यूज नहीं करना आता था, और आज आप देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑब्वियसली जजेस की और उनके स्टाफ की जाएगी। सही, ये इसका क्रूशियल पार्ट है और इसके बगैर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। बट द थिंग इज दिस कि आप जैसे कोविड आया और हम एक नए एरा में चले गए, हम टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गए। इसी तरह जो शिफ्ट होना था वो हमारा कहीं जुडिशरी में रह गया था। तो मेरे ख्याल में वो जो तब का शिफ्टिंग थी वो आज जो है वो इधर इम्प्लीमेंट हो रही है। और बाकी बहुत सारे ममालिक में जो है ये ऑलरेडी हो चुकी है और इस चीज को ऑलरेडी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और फिर हम तारीफें भी करते हैं दूसरे ममालिक की जी के वो कैसे कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इस चीज पे बहुत मेहनत करके एक डिसीजन पास किया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास हुई थी जिसके अंदर इलिजिटिमेट बच्चे के हकूक की बात की गई थी। अब दैट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सेंसिटिव इशू। आज तक जो है जितनी भी बातें हुई हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, बट वो जजमेंट जो थी वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि उसके अंदर उसके हर उतार चढ़ाव, यहाँ तक ये बताया गया कि वो जो है बच्चा, उस बच्चे की क्या फाइनल जो है वो कैपेसिटी होगी, बाप उसके ऊपर क्या हक रखेगा, माँ क्या हक रखेगी, उसका विरासत में क्या हक होगा, इन चीजों को जैसे डिस्कस किया गया और जितने रेफरेंसेस दिए गए वो एक मेरे ख्याल में बहुत टाइम टेकिंग था। अब वही जजमेंट अगर फर्ज करें कि आज इस तरह का कोई केस आता है दोबारा 2026 में, तो वो जजमेंट कितना बड़ा जो है वो पार्ट प्ले करेगी रिसर्च में। वो रिसर्च जो है वो इसके साथ और एनालिसिस भी आपको मिल रहे हैं, आपका फैक्ट्स ग्रांट केस के, वो पिछले केस के, तो कितनी जल्दी जो है वो डिसीजन मेकिंग हो सकेगी। तो एक इंसान के लिए भी आसान है और एक राइटिंग पर्पस के लिहाज से भी हम देखा जाए तो दोनों के लिहाज से जो है ना वो होगा। हाँ, सिर्फ ये है कि अभी जो हमारे कुछ खौफ हैं वो भी अगर आप कहें तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। अच्छा रबाब सलमान, बिल्कुल मेरा सवाल भी ले लीजिए और साथ ही अपना आंसर आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आप बातें करती हैं तो मेरे जहन में नए से नए सवालात आ जाते हैं कि मैं ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ, क्योंकि ये मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है। अब मुझे ये बताइए कि एक तो हमारे जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, हमारे साइलिन है, उनको किस तरह से बेनिफिशियल हो जाएगा ये एआई का निज़ाम। फिर दूसरा कि उनका जो डेटा है क्या वो महफूज रह सकेगा, किस तरह से महफूज रह सकेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के वकला की किस तरह से मदद हो जाएगी। फिर एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि अगर एआई से हम मदद लेना शुरू कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट भी आ सकता है फैसलों में, कहीं ना कहीं जो है मयार गिर सकता है। और इससे भी अहम पॉइंट जो बिल्कुल आगाज़ में आपने बात की थी कि बैकलॉग बहुत बढ़ गया है, नस्लें चली गई हैं, नस्लें वफात पा गई हैं, लेकिन केसेस के फैसले नहीं हो पा रहे। स्पीडी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें जो है एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये चीज़ें तो आएंगी। ये इसका एक बिकॉज इट वुड बी अकॉर्डिंग टू बुक होगा। बट जो हमारा डेटा है वो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपके सेकंड माइक्रो सेकंड्स का भी रिकॉर्ड कीप किया जा रहा हो। यू कांट मिस माइक्रो सेकंड इवन।
आप किसी भी चीज को, किसी एविडेंस की, किसी लफ्ज को, लहजे को, किसी भी चीज को जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे। तो सब कुछ जो है वो आपके एंड रिजल्ट के ऊपर जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। सही। तो डाटा सिक्योरिटी जो है वो ये है। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकल जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होगी हमारी प्राइवेसी की और डेटे की, और जो है सिक्योर किया जाएगा। जाहिर बात है, आप जब किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं तो उस अडॉप्शन के साथ आप वैसा ही सिस्टम भी अपने लिए लाते हैं जिसके अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आते हैं जिसमें आपने उसको रखना है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन सारी चीजों को कीप अप करेगा। ठीक हो गया रबाब सलमान। टॉपिक ऐसा है, मैं बहुत सारे मजीद सवाल कर सकती हूँ कि, और यकीनी तौर पर आपके पास इतना नॉलेज है कि आप मेरे सारे सवालात के डिटेल आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है टाइम की। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रही। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, मजीद टॉपिक्स पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर से बात करेंगे सोलर सार्फिन के हवाले से। कभी एनर्जी क्राइसिस होती है तो हम सोलर सार्फिन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं जी लाइसेंसिंग के निज़ाम के हवाले से। पहले एक फैसला आता है नेपरा की जानिब से, गवर्नमेंट प्लान करती है कि अब सबको लाइसेंस लेना होगा। चाहे आप छोटे से छोटा भी सोलर सिस्टम अपनी छत पर लगाते हैं तो भी आपको हुकूमत से इजाज़तनामा लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही आप सोलर लगा सकेंगे। लेकिन उसके बाद एक और डिटेल सामने आई, एक और फैसला सामने आया और उसमें यह बताया गया कि हुकूमत ने 25 किलोवाट से कम यानी 25 किलोवाट तक अगर आपका सोलर सिस्टम है तो आपको किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसकी शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये फ़ैसले किस तरह से जो है वो सोलर सार्फिन पर असरअंदाज होते हैं, सोलर पॉलिसी इस वक्त क्या है, अभी तक कोई ऐसी मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं है कि जिसे एक बार बना लिया जाए, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो और फिर उसके ऊपर चला जाए। हमारे यहाँ सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, क्योंकि हमने पहले देखा कि वो जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी उसको नेट बिलिंग पे लाया गया, बाकी पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। इसी पे बात करेंगे। उसामा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, आप एनर्जी एक्सपर्ट है सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उसामा रिजवी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितनी अच्छी बात है कि हुकूमत ने 25 किलोवाट से कम सार्फिन पर लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी है। और ये जो 25 किलोवाट का सिस्टम है ये तकरीबन कितना बड़ा है या फिर कितने बड़े घर के लिए काफ़ी होता है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी काफी बातें की, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। सिंप्लीफाई अगर करें तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि ये हुकूमत की तरफ से नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग के अंदर या ये प्रपोजल देना कि 25 किलोवाट से ऊपर जो लगेंगे उसके ऊपर आपने पर केवी पर हजार रुपए टैक्स देना है, ये चीजें की क्यों जा रही? सही। इसका पर्पस ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो थी उसने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि हम लोग इतना बड़ा सोलर बूम पाकिस्तान में ले आएंगे जिसमें कितने हजार मेगावाट बल्कि गीगावाट जो है एनर्जी जो सोलर पे कन्वर्ट हो जाए। इससे हुआ ये है कि जो बिल्स गवर्नमेंट वसूल करती थी उसके अंदर ऑफ कोर्स कमी आई। सही। अब ये नैरेटिव या ये बात अभी तक तो बिल्कुल ठीक लगती है और इसमें सेंस बनती है कि क्योंकि फिर उसके अंदर जब कमी आती है तो उसका जो बोझ है, फिस्कल बर्डन है, वो गरीब अवाम पे जाता है। लिहाजा ऐसे पॉलिसीज करनी पड़ेगी जिसमें दूसरे लोगों को भी कंट्रीब्यूशन आ जाए जो कि सोलर पे शिफ्ट हो चुकी। सही। मगर मेरा एक बड़ा सिंपल इसका ऑपोजिट ये है कि अगर हम सोलर के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से शॉर्टफॉल देखें, जो जितना वो बनता है उससे कई ज्यादा, उससे दुगना या 3 टाइम्स वो अमाउंट है जो कि हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के अंदर हर साल कोई 500 अरब रुपए गवाते हैं। सही। इसी तरह पावर थेफ्ट के अंदर हम कोई 130-150 अरब रुपए गवाते हैं और मजीद काफी ज्यादा इनएफिशिएंसीज हैं। आईपीपीस की बात करें जो एक बहुत बड़ी बहस है, उनमें तो खरबों रुपए हम गवाते हैं। तो मैं अपने आप से सवाल पूछूं, एक पॉलिसी मेकर तो मैं नहीं हूं, लेकिन एक उसके माइंडसेट में जाके तो मैं कहूंगा यार क्यों ना मैं उन चीजों पे फोकस करूं जो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है और इसको जैसे आपने कहा एक वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर देंगी, एक डायरेक्शन डिसाइड कर देंगी। क्योंकि होता ये है कि जब बार बार चीजें चेंज होती हैं तो खासतौर पे जो बिजनेसेस क्या कंज्यूमर्स भी वो अनसर्टेनिटी के शिकार होते हैं। ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर नई इन्वेस्टमेंट्स, नए बिजनेसेस वो फिर पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं होता कि आगे क्या होना है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी इसकी बताऊं कि अगर फॉर इंस्टेंस ये इस तरह चलता रहता है और हुकूमत थोड़े इन चीजों से अपने पैसे रिकवर कर भी लेती है तो फिर क्या करेंगे जब हम सब लोग बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप बैटरीज का चार्ट देखें तो उसकी जो पर किलोवाट कॉस्ट है वो 30-35 बल्कि 40-50% गिर चुकी है
पिछले 25-30 सालों के अंदर और आगे आने वाले वक्त के अंदर वो मजीद गिरेगी। तो असल इशू जो है कि ग्रिड की यूटिलिटी वो तो वहीं रहेगा। तो आई थिंक इसको जितना सिंपलिफाई करके मैं बता सकता था, असल इशू ये है कि हम ग्रिड की यूटिलिटी के ऊपर लोगों को कैसे लेके आए वापस। उसामा रिजवी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये हमारे हर डिपार्टमेंट का इशू है कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हमारी आबादी कितनी है, हमें गंदम की, फलों की खुराक की कितनी ज़रूरत है। तो कैसे हमें पता हो सकता था, इतनी इंपॉर्टेंट बात था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में सोलर पर शिफ्ट हो जाएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि IPPs का मामला है, वो कुछ ना करे, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पैसे देने ही देने, और गवर्नमेंट ने कहाँ से देने हैं, यकीनी तौर पर हमसे ही देने हैं। जब नंबर ऑफ पीपल जो कि ग्रिड की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो उस तरह से जो खर्चा इकट्ठा होता था वो नहीं हो पाएगा। मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, गवर्नमेंट के पास क्यों कोई आसान रास्ता नहीं है? हमारे पास हवा है, पानी है, हमारे पास सोलर है, सूरज है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग महंगी तरीन बिजली अभी तक प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास सोचने समझने वाले लोग नहीं है, या हमारी नीयत नहीं है? ये जो आपने सारे फैक्टर्स बोले हैं, इस सब का थोड़ा थोड़ा अगर मिला लें तो फिर ये सिचुएशन बनती है जो इस वक्त हम जिससे गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना आसान भी नहीं है। आपने IPPs की बात की, अगर आप किसी फर्म को कहते हैं कि इतने खरबों या अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें और 3 महीने तो मैं आपसे बिजली ले लूंगा और बाकी 7-8-9 महीने में आपसे बिजली नहीं ले पाऊंगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करना। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, उसको डॉलर डिनोमिनेटेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉलर की कीमत तो ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमारे लिए मजीद खर्चा होता है। दूसरी चीज ये, आपने हवा, सोलर और मजीद ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, इसके ऊपर बड़ी मिसकंसेप्शंस है लोगों की। अभी दुनिया इस वक्त इस स्टेज पे नहीं पहुंची कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को हम नेशनल लेवल, नेशनल ग्रिड के ऊपर इस हद तक यूज कर सकें कि वो फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक, जो आगे आने वाला टाइम है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक आइडिया होता है एनर्जी बास्केट का, जिसके अंदर आप सारी बास्केट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, चाइना ये कर रहा है, हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है और हमारा नेबर भी है, आप उससे थोड़ा सा हम सीखें। UAE ये कर रहा है, नॉर्वे ये कर रहा है, जिसके अंदर चाइना इस वक्त दुनिया में जो नई कोल कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा दुनिया में चाइना ऐड कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्पेंडिंग है वो भी चाइना की दुनिया में सबसे ज्यादा है। UAE के अंदर दुनिया में सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी बिल्ड हो रही है। बट UAE के अंदर ही जो कल UAE ने डिसीजन भी लिया है ओपेक को छोड़ने का, वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन भी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीजें साथ चलेंगी अगले कोई 40, 50, 60 साल। उसके बाद जाके हम देखेंगे कि रिन्यूएबल ज्यादा सामने आएंगे। हमारी गवर्नमेंट के लिए जो मेन इशू आता है वो इशू ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज यानी फंडिंग की कमी है। अगर हमारे पास फंडिंग हो तो हमारी इंडिजिनस ऑयल एंड गैस इतनी होनी चाहिए या इतनी रिसोर्सेज होनी चाहिए, रिफाइनरीज इतनी अच्छी होनी चाहिए। उसामा, मैं इस बात को नहीं मानती। हम लोग महीनों में ऑरेंज ट्रेन बना देते हैं, हम लोग महीनों में मेट्रो बस बना देते हैं, हम लोग दिनों में पुल बना देते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है? हाँ, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, कि हमारी तरजीहात डिफरेंट है कि हमने कहाँ पर पैसे लगाने हैं और कहाँ पर नहीं लगाने। फंडिंग से मुराद मेरी यही थी कि हम फंडिंग अरेंज कर नहीं पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, वो रीजंस आपने बता दी हैं। इसके साथ साथ हमारा एक जो डिलेमा जो रहा है काफी अरसे से, वो ये है, अब आगे बजट आने वाला है, हम लोग अपने रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं पाते। हम अभी 100 रुपये अगर अर्न करते हैं, हम उसकी रुपए को पिछले 30, 40, 50 सालों में देख रहे हैं, किसी डांसी को वहां कर दें, जब तक वो 100 रुपया 110 रुपए या 120 रुपए नहीं होंगे, नहीं किए जाएंगे, हम लोगों के लिए कोई भी इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करना, किसी किस्म के बजट के ऊपर बात करना, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल रीडिंग, हम्बल ओपिनियन, इज यूजलेस। उसकी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जब तक वो 100 रुपीज शेयर ऑफ, जब तक वो पाए का साइज नहीं बढ़ेगा, तो हम उसकी डिवीजन के ऊपर जितनी मर्जी बात करते रहे, कोई इसका फायदा नहीं होगा। ठीक, उसामा ये बताइए कि अभी क्या हमारे पास ऐसी कितनी एडवांस बैटरीज इस पे हमारे पास मौजूद हैं, और क्या कोई ऐसा सिस्टम भी बैटरीज की सूरत में ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद है कि हमें ग्रिड का इस्तेमाल निकल आए हम उससे, हम लोग मतलब पूरे का पूरा अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो लगाएं और वो पूरे हमारे ऑफिस को, घर को, या फिर जो भी हम चलाना चाहें, हम बिल्कुल ग्रिड से निकल आए। इज इट पॉसिबल?
राइट नाउ इस वक्त जो अगर इस तरह के यूनिट लगाने की जो कॉस्ट है वो काफी हाई होगी। देखिए दो तरह की बैटरीज हैं, एक का तो हम सबको पता है लिथियम आयन, दूसरी एक नई किस्म की आ गई है सोडियम आयन बैटरीज। ठीक है, लिथियम आयन लेकिन लॉन्ग टर्म होती है, उनकी मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं होता, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत देर चलती है। अगर हम अब इस तरह का कोई सिस्टम लगाएं भी तो पर जो मेगावाट अभी आपको कॉस्ट आ रही है बैटरी के इन्वर्टर की 2.5-3 लाख है, बैटरी 5 kVA की 2.5-3 लाख है। ये जब तक कॉस्ट काफ़ी कम नहीं हो जाएगी, इससे हाफ नहीं होती, तो हम लोग इस तरह के सिस्टम्स की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, आप ये ज़रूर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर हाउस होल्ड्स के अंदर ट्रेंड, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बैटरीज अभी उतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती एज ऑफ टुडे जो कि फॉसिल फ्यूल्स कर सकते हैं। तो लिहाजा टोटली ग्रिड से ऑफ होना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, खास तौर पे बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, घर जो हैं जिनकी कंजम्पशन कम है, 10 kVA 12 kVA तक कंजम्पशन है, वो आप खुद देखेंगे अभी भी हो रहा होगा, शायद आपने भी प्लान किया हो, मैं तो प्लान कर रहा हूँ और इसके लिए पैसे जमा करने भी शुरू कर दिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब बैटरीज की तरफ जाएं। साल के अंदर एक बैटरी लगाएं, 5-6 सालों में इतनी बैटरीज हो जाएं कि अगर एसी नहीं तो कम से कम घर के टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स और लाइट और पंखे जो हैं वो कम से कम पूरा दिन चलते रहें। बिकॉज ना सिर्फ लोड शेडिंग बल्कि आंधियों के मौसम में जो हमारी तारें बाहर हैं, हमारा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो है वो अनसर्टन रहता है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो लिहाजा बैटरीज जो हैं वो बड़ी हाँ, एक अगला चैलेंज गवर्नमेंट के लिए जरूर होगा कि इन बैटरीज के साथ क्या करना है। क्या इसकी कॉस्ट कम होने देनी है? हाँ। क्या इसके अंदर इंटरेस्ट करके इसकी कॉस्ट को रोकना है? क्या पाकिस्तान में जैसे होता है कि जब कोई चीज आती है तो उसकी कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं, पाकिस्तान में उल्टा भी हो सकता है कि बैटरीज आए और उसकी कीमतें ज्यादा हो जाएं जबकि दुनिया में कम हो रही है। तो इसके अंदर आई वुड वंस अगेन सी कि व्हाट डज द गवर्नमेंट डू। जिस तरह से हम सोच रहे हैं ना कि हमने पैसे किस तरह से बचाने हैं और अपनी जिंदगी में आसानी भी लानी है, इसलिए इसी तरह गवर्नमेंट की साइड पे भी हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट लोगों की जेब से पैसे किस तरह से निकलवाने और उन्होंने आराम से निकलवा लेने। अब मुझे ये बताइए, ये जो आप बैटरी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये कितनी एक्सपेंसिव है? अगर हम एक बैटरी पे जाते हैं या फिर हमारा कोई 5-7 मरले का घर है, उसमें हम सिर्फ एक एसी चलाना चाहते हैं, हमारे पास कितने पैसे होंगे तो हम ग्रिड से बिल्कुल निकल सकेंगे और हम वो जो आप सोडियम बैटरी की बात कर रहे थे शायद उस पर जा सकेंगे? देखिए, मैं बैटरी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने बताया जो इसका इन्वर्टर का आता है वो इसकी कॉस्ट 2.5-3 लाख चल रही है। उस इन्वर्टर के ऊपर फिर आप मेरे ख्याल से 20 kVA तक की बैटरीज लगा सकते हैं। ईच बैटरी की कॉस्ट भी 2.5 से 3 लाख रुपया ही है। तो आई थिंक फॉर अ डिसेंट हाउस होल्ड 10 kVA कंजम्पशन हो तो आपके पास 1.5 मिलियन होना चाहिए कि आप थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हो सके। वंस अगेन आप वापस से पूरा कट नहीं सकते। एसी के लिए हैवी मशीनरी, हैवी अप्लायंस के लिए आपको उस पे जाना पड़ेगा। हो जाएगा। ठीक है उसामा रिजवी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी डिटेल आपने गुफ्तगू की है कि किस तरह से कहाँ पर आवाम मुश्किल में फंसी हुई है। और जब भी बात करते हैं हम फंडिंग के हवाले से तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है कि हमें हमारी ज़िंदगी में आसानी हो जाए या फिर हमें सस्ती बिजली मिल जाए। हाँ, वो महंगी बिजली हमें फ़रोख्त कर रहे हैं, यही उनकी प्रायोरिटी है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात हो। अब हम बात करते हैं जी अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई है। अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर गुफ्तगू की गई है, डिटेल गुफ्तगू की गई है और उन्होंने कहा है कि जी सरकार की ये ज़मीन है 10 साल आसान किस्तों पर लीज़ पर जो है वो किसानों को, आम लोगों को फराहम की जाएगी। मईशत और ज़राई शोबे को मजबूत बनाना है। तकरीबन 160 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन 10 साल लीज पे दी जाएगी, जिससे 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सिर्फ काश्तकारी के लिए ये ज़मीन इस्तेमाल होगी और काश्तकारों को ज़मीन को किस तरह से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है उसकी मतलब रहनुमाई भी फराहम की जाएगी, गाइडलाइन भी दी जाएगी। ज़मीनों के लिए ये बताया गया है कि अब तक 900 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। किसानों को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़मीन फराहम की जा रही है। अब ये ज़मीनें कहाँ पर हैं, किस तरह से मिल रही हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, इसी पे बात करेंगे। नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं, लेकिन नसीम साहब से और अज़मा साहिबा से मैं भी ये कहना चाहूँगी कि कोई 2-4 किल्ले, कोई 1-2 मरबे मुझे भी दे दें, मैं भी वहाँ पे बच्चे कट्टे मुर्गियाँ शुर्गियाँ मैं भी कुछ कर लूँगी वहाँ पे। तुम ये बताओ कट्टे को पकड़ोगी कैसे? आप छोड़ दें उसको, आप मुझे ज़मीन दिलाएं जो हुकूमत दे रही है। ज़मीन मिल जाएगी, आपने एप्लीकेशन दी है?
कैसे देनी है बताएं ना। ये अपने ये जो है प्रोग्राम का नाम, ये प्रोग्राम गूगल करो, ये सामने इसका आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, वो ऐप आ जाएगी, अपना खेत अपना रोजगार। जमीनें हैं कहाँ पर? ये आपके पंजाब में है, आपके पंजाब में, साउथ पंजाब में है, मुख्तलिफ इलाकों में है, सरगोदा में है, इधर क्या कहते हैं रहीम यार खान की साइड पर हैं, राजनपुर की साइड पर हैं, भावलपुर की साइड पर हैं, मुल्तान के जनूबी पंजाब में है, मुल्तान की साइड पर हैं, इस तरफ आ जाएं, मंडी बहाउद्दीन जेलम, इस तरफ जहाँ जहाँ सरकारी जमीन पड़ी है ना। लाहौर में कोई नहीं है? लाहौर में पहले किसी ने छोड़ी हो तो फिर चले शेखुपुरा कर लेते हैं, कोई फैसलाबाद कर ले, गुजरावाला कर ले, कोई निकाले हमारे लिए भी सरकार की जमीन। देखो वैसे शेखुपुरा और लाहौर ये कसूर कहीं पे मिल जाए, आप ये देखें ना, आप यहाँ से माल हमें मिलेगी वो नसीम साहब, नहीं क्यों नहीं मिलेगी, सबके लिए ओपन है। मिनिस्टर्स को मिलेगी, वो उनको मिलेगी जो उनके अपने हैं। देखो ये अपने वाला ये तो एक ख्याल है ना, फिर वो अपने जरा सामने लाए जाए ना, अपने भी तो सामने नहीं ना लाए जा सकते। अच्छा जी। तो बात ये है कि ये इकदाम तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, और ये आवली बात जो आप फरमा रही हैं कि अपनों को दे रही, अगर ये वाकयातन बतौर वज़ीर आला और इससे बालातार कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, कौन किससे रखता है, हर उस शख्स को मेरिट, जो भी कोई इन्होंने मेरिट बनाया, इन्होंने कोई मेरिट अगर बनाया है, कोई कुरानदाजी करेंगे या जो भी कोई तरीके, अगर मेरिट तो कोई मेरा ख्याल होगा ना, वरना फिर इसकी जरूरत ही नहीं है 5 एकड़ तुम ले लो, 1 एकड़ तुम ले लो, 2 एकड़ यूं कर दें। अच्छा वैसे अब ये मामला खत्म हो गया है कि एनी तू ले ले जमीन, एनी तू ले ले, एनी उन्नू दे दो, अब वाकई शफाफियत पे मामला आ गया है, मेरिट पे चीजें आ गई हैं, बहुत हद तक आ गया है। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो होता था ना ये कि एक इलाके का MP MNA है, उसके आगे उसके आगे अपने सेक्रेटरीज हैं और आगे फिर काउंसलर्स हैं, वो अपने जानने वालों को लेकर पहुंच जाते थे और वो सभी कोई वो नवाज तक नहीं पहुंच पड़ता था और वो हो जाता, नौकरियां भी दे दी जाती थी। ठीक है, अब चीजें आ गई सारी ना, कंप्यूटराइज डिजिटलाइज होगी, आगे होगी, डिजिटल हो गई, मतलब इवन कि अब ये एप्लीकेशन भी ऑनलाइन दी जा रही किसानों से, हालांकि किसी को पता भी ना हो कैसे करना, वो कहीं जाएगा इजी पैसा वाला ही और ये उसी शॉप पे, हाँ, जगह दुकानें खुल जाती हैं, कहीं से भी वो करा लेगा। तो अब हुआ ये है कि इतनी आसानी से एक जो बंदा है, वो किसी के घर का मुलाजिम है, वो उठ के जाके वो भी ले लेगा, वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, होता है मुबैना तौर पर बादल नजर में होता जरूर है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन अब ये बहुत सारी चीज, यही तो एक इस मौजूदा गवर्नमेंट का, ये मरियम नवाज साहबा का ये इकदाम है कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने शफाफ कर दिया। अच्छा, अब मुझे इस नसीम साहब चले मान लेते हैं कि शफाफियत हो गई है, अब बेचारे किसी किसान को, किसी आम आदमी को मिल गई ज़मीन, अब वो उस ज़मीन पे क्या करेगा? पानी हमें दस्तयाब नहीं है। पंजाब के कितने ऐसे गांव हैं जिनके करीब से नहरें गुजरती हैं लेकिन उनको नहरों का पानी दस्तयाब नहीं है, उनके जो जिनको खाले कहते हैं वो खुश्क पड़े हुए हैं, सिस्टम भी मौजूद है लेकिन पानी नहीं मिलता उनको। बिजली इतनी महंगी हो गई है, डीजल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, खादें इतनी महंगी हो गई हैं, पेस्टिसाइड्स इतने महंगे हो गए हैं, क्या करेंगे वो? इसके लिए एक वो जीरो सूद के ऊपर ना किसान कार्ड दिए जा रहे हैं। अच्छा और ट्रैक्टर भी दिए जा रहे हैं कि बगैर बिला सूद, तो वो दिए जा रहे हैं। वो उसका एक प्रोसेस है, जो वो प्रोसेस में इंटर होगा, जो भी इंटर होगा वो उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर मतलब देखा ना, सब लोगों को नहीं चीजें मिल सकती, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी बेरोजगारी का लेवल जो है वो कोई 50 लाख खानदान है तो उसमें से 88,000 खानदानों को तो रिलीफ मिल रहा है ना। सही, मतलब वो 88,000 के जो लोग हैं उनको आपने एक मौका दे दिया, आपने उनको जगह दे दी और साथ में 50,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं कि आपने दाना वाना लेना है, उसको कोई गोडी वगैरह करनी है। ये ज़मीनें हर उस जगह पे दी जा रही हैं। यकीनन जहाँ तक मेरी एक बात हुई थी कि जहाँ पर पानी वगैरह की रसाई है, ठीक है, मतलब वो खालें शालें जो है वो पानी जहाँ पर नहीं होगा तो ये इसके ऊपर ये महकमा ऐसे नहीं होगा। ये जो दे रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है बरेला, जैसे मैं आपको बताऊं, पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी है, ठीक है, वो गाँव के अंदर पानी और साफ पानी और कचरे शचरे वो जो है ना उसका सॉलिड वेस्ट का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसके CEO खुरम परवेज साहब हैं। तो अब वो इस चीज की भी उसको यकीनी बना रहे हैं कि जो वो सिस्टम लगा दिया
एक फिल्टर लगा दिया, बड़ा टैंक बना दिया और पानी की सप्लाई दे दी, वो बाद में भी सस्टेनेबल हो, लोगों को मिले, वो इसका सिस्टम का ख्याल कर रहे हैं। ठीक है। जहां पे बिजली की रसाई नहीं, उन लोगों ने वहां पे सोलर लगा दी। इसी तरह ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो लोग हैं, मतलब महकमा ज़राअत का बड़ा अहम किरदार है। मेरा अगला सवाल यही था आपसे सर कि इसके लिए कोई अलग से अथॉरिटी, अलग से बॉडी बनाई है या फिर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आएगा, वही तमाम मामलात को देख रहे हैं? अभी जैसे ये सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ना, इसकी जिम्मेदारी या तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास चली जाएगी या मुतलका डीसीज कमिश्नर्स इसके निगरान होंगे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। ये बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इसके लिए सोचे कि क्या आप इलाके के डिस्ट्रिक्ट जो है डीसीज को डीसीज के हवाले कर दें। डीसीज बड़े आराम देख सकते हैं, उनके आगे से उनका एक सिस्टम है, एक हायरार्की है, वो जो देखती पटवारी लेवल तक जाती है जो, ठीक है, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर एडीसीआर है, एडीसीआर के बाद जनाब असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, फिर आगे उनके तहसीलदार हैं, तहसीलदारों के बाद फिर उनके पटवारी हैं, कानूगो हैं, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे के सारे उस सिस्टम में आते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसको आप बाद में लेके नहीं चल सकते, गवर्नमेंट लेके चल सकती है अगर गवर्नमेंट की विल हो। गवर्नमेंट का प्लान है किसान की जिंदगी में वाकई खुशहाली ले आएगा, उसके हालात बदल जाएंगे? क्योंकि मैंने किसान को परेशान ही देखा है। देखो मैं सिद्रा आपको सीधी सी बात बताऊं, हाँ। मुझे ये जो मौजूदा हालात है ना देखकर इसमें मतलब माशी परेशानियां, मतलब कभी कोई खुदकुशी का केस आ रहा है, कभी माँ बच्चों समेत डूब रही है, हाँ। कभी माँ जो है बच्चों को ज़िबा कर रही है, बाप खुद लटक रहा है, खर्चे पूरे नहीं कर रहा। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। ये सारी माशी, जब तक माशी बदहाली होती है ना, उसमें आके ना इस चीज़ों की खराबी होती है। ठीक है। हम इस वक्त इतने स्ट्रेस में जा रहे हैं, इस स्ट्रेस के दौरान मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ। इस स्ट्रेस के दौरान मैं दरमियान में एक चीज चंद दिन पहले पीएमडीसी की तरफ से मैंने एक फैसला देखा, उन्होंने कहा जनाब ये साइकेट्रिस्ट जो हैं, माहिर साइकोलॉजी जो हैं, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो मैंने कहा जनाब जब इतने बुरे हालात हैं, आपके माशी परेशानियां, दबाव इतना है, जब यहाँ पे जरूरत है इन लोगों की, साइकेट्रिस्ट की, और मैं हर अपने प्रोग्राम में मशवरा देता हूँ कि आप तमाम थानों के अंदर साइकेट्रिस्ट तैनात करें, तमाम ऐसे इदारे जो पब्लिक डीलिंग के उनमें सेक्रेटरी, ताकि लोगों के मसाइलों को काउंसलिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होने चाहिए, काउंसलिंग हो सके। तो ये इतनी परेशानियां हैं उस दौरान, अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के साथ साथ, अब मुझे एक बंदा मेरे से बहस कर रहा था, कहता पैसे कैसी ना की करिए पुल्ला सानू ते थले बैन भी नहीं देते कि रोशनी च बैठ के कोई काम कर लईए, छां च बैठ जाइए, ਸਾਨੂੰ बैन भी नहीं दिता जाता, ਸਾਨੂੰ ते रेहड़ी ला नहीं दी जाती, तो ਅਸੀਂ ਕੀ करिए, साढ़े घर भुख ना गए। तो पता होता क्या है, होता है ये गवर्नमेंट अगर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर रही है काम, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सोचे कि बिजली के बिल ज्यादा हैं, लोग किराए बढ़ गए हैं, लोग नौकरी में, लेकिन लोगों की जो वो तनख्वाह वो नहीं मिला। कैसे सोचे हुकूमत लेवी टैक्स तो इकट्ठा कर लेना, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत उतनी नहीं बढ़ती जितनी हमारे यहाँ बढ़ा देते हैं, 107 रुपए फी लीटर पे हम लेवी दे रहे हैं, वो गरीब का क्या कसूर है जिसकी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही? ये देखें, आपने गधा घोड़ा सब पे एक ही डंडा, एक ही तलवार चलाई हुई है। देखें पीछे दिनों मूव चली थी, वो जो एप्टमा के जो साहब जो निगरान गवर्नमेंट में जो तो क्या नाम था, गोहर उनका नाम है, बड़ी सी सोसाइटी के मालिक भी हैं, सही। तो उन्होंने एक मूव चलाई थी, ये जो है कंपनियों के जो बिजली की कंपनियां हैं, गोहर एजाज साहब के एप्टमा के चेयरमैन, हाँ, गोहर एजाज साहब, उन्होंने वो कैपेसिटी चार्जेस जो लगाए थे, तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जो अरबाब इख्तियार जो इतने बड़े जबरदस्त किस्म के गोल्ड मेडलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, इसका अभी तक हल क्यों नहीं निकाल सके, जो कि सरेआम सीधा का अवाम का माशी उसको कत्लेआम है। तो ये ना गवर्नमेंट जो, मैं पंजाब गवर्नमेंट तक देखिए फेडरल का मामला है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है सीरियसली, मैं आपको बताऊं वाकयातन, आपको पता है मैं बड़ी तनकीद करता हूँ अक्सर, आप भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, और जहां पे चीज गलत हो, ये जो कुछ दे रहे हैं, दें तो सही ना, दे रहे हैं ना, और इसे लेकर रोजगार बनता है। देखिए पिछले पीली टैक्सियां आई थी, वो पीली टैक्सियों से पता नहीं कहां चली गई सर, आई थी, लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल कर ली, बाद में जैसे गवर्नमेंट गई, पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने कलर चेंज किए, आज भी लोगों के पास चल रही है। हर पॉलिसी हम 2-3 साल के लिए बनाते हैं, हमने किसान कार्ड ले आए हैं, हमने ये जमीनें दे दी हैं, अब ये पता नहीं जमीनों के साथ क्या होगा, किसानों के साथ क्या होगा, उनको सहूलत नहीं मिलेगी, उनको बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल सस्ता नहीं, वो क्या करेंगे जमीनों का? ये बात दुरुस्त है आपकी
ये 10 साल की लीज के लिए है। हाँ। और मेरी समझ के मुताबिक 10 साल कम है, वैसे ही होनी ही 20 साल चाहिए थी। ठीक है। क्योंकि अगर किसी बंदे ने मेहनत कर रहा है 1 साल 2 साल मेहनत कर रहा है, कुछ कमाएगा कोई सिस्टम तो बनाएगा, वापस करेगा ना, कोई सिस्टम बनाएगा तो फिर किसी का सर मुझे पर्सनली लगता है ये जमीनें भी ना बड़े किसानों के हाथ ही आ जानी है, छोटे के हाथ। मेरा ये ख्याल है, इसके ऊपर आपने मुझे एक पॉइंट दे दिया कि मैं इस चीज को खुद से देखूंगा, हम प्रोग्राम करेंगे, चेक करेंगे। हाँ। ये किसी जिसके पास जमीन नहीं है उसको मिलनी चाहिए। हाँ। या फिर जिसके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं उनको दें, थोड़ी जमीनों वाले, जिसके पास जमीन ऑलरेडी है, जिसके गंदम उग जाती है, जिसके घर में दाने गए ने, वो भी गरीब है, वो जिसके घर पंखा चलता है, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल गरीब है वो भी। आपकी ये बात ठीक है, अगर किसी के पास 2 किले है तो 3 किले ये मिल जाएं तो उसके पास 5 एकड़ हो जाए, इतनी हो 5 एकड़ हो जाए, वो जरा अच्छी पैदावार करने लग पड़े। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए इन जमीनों के ऊपर खेती बाड़ी के साथ साथ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की मदद से वहां पे इनको जिनको दे रहे हैं वहां पे बाड़े छाड़े बने, वहां पे कोई पॉजिटिवली वो कोई कट्टे बच्चे स्कीम आप कह रहे हैं। हाँ। सर वो तो पिछली हुकूमत का कट्टा बच्चा स्कीम था, ये आज तक उस पे तनकीद कर रहे हैं, तो कैसे ये कट्टा बच्चा स्कीम दे सकते हैं? ये भी तो बात है ना। ये ठीक है, ये इनकी अपनी गवर्नमेंट में जो फूड अथॉरिटी है वहां पे अगर कोई नया अफसर जाके लगता, हमारे एक दोस्त लगे हैं, वो जाके दूध के बारे में जो पता लगा वो परेशान हो गए, दूध किधर से पिए। मतलब एक वो परेशान हो गए जब ये फूड अथॉरिटी बनी थी, जब असद मान साहब थे, बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, वो पहले डीजी फूड अथॉरिटी थे, उनसे जब गपशप हुई, जो बातें पता चली दूध की, ये दूध के पैकेट्स की, तो मैं परेशान हो गया कि दूध कैसे मैं खुद पीऊं या बच्चों को कैसे पिलाया जाए, दूध तक खालिस नहीं। तो लिहाजा ये जो जमीनें दी जा रही हैं यहाँ पे कट्टा वो जो फार्मिंग हो वहाँ पे मजीद ताज़ा और बेहतर दूध आए। और ये जहाँ पे जिस एरिया में गंदम होती है वहाँ पे गंदम हो, जिस इलाके में कपाह होती है कपाह हो, जिस इलाके में गन्ने की पैदावार है गन्ना उगे, जिस इलाके में कपास हो वो क्या कहते हैं दिगर दूसरी। अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ ज़मीनें दी जाएंगी बल्कि उनको गाइडलाइन भी दी जाएगी कि किस तरह से वो कम ज़मीन पे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। मुझे ये बताइए, हाइब्रिड सिस्टम पे जाएं, या फिर मुझे ये बताइए कि क्या वाकई हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इतना स्मार्ट है कि आज तक हम लोग फसलों की जो बाकियात जलती हैं हम नहीं कंट्रोल कर सके, हम उनका माइंडसेट बदल ही नहीं सके। बाबूज हैं ना, बाबूज हाँ। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाँ। इन्होंने मरीम नवाज साहबा को और उस्मा बुखारी साहबा को ये ब्रीफिंग दी है कि हम इनको सारा कुछ देंगे। अच्छा ठीक है ना। अब जो ऊपर बैठा बाबू तो एसी से कैसे निकलेंगे वो। अब जो उन्होंने ये बताया है कि हमने एक सिस्टम बना दिया है, ठीक है, उस सिस्टम के तहत इनको हम जमीनें दे रहे हैं और फिर उनको गाइडलाइन भी देंगे, और जहाँ पे ये पानी वाली जो मसला है, पानी वाला मसला होगा वो भी हम फराहम करेंगे। पानी का बड़ा मसला है सर। और ये तो बहुत ही अच्छा करेंगे अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर कोई गाइडलाइन देते हैं और अगर ये ऐसा करते हैं तो मरियम नेक्स्ट ईयर ठीक इस वक्त हमें प्याज 20 रुपए किलो मिल रहा होगा, टमाटर हमें 10 रुपए किलो मिल रहा होगा, हमें बाकी जो महंगी सब्जियां कद्दू टींडे वो 10-20 रुपए ये रेट आ जाएंगे। अगर ये जो किसानी जो इतना बड़ा काम होने जा रहा है, ये इतना बड़ा, इसके ऊपर अब मैं मरीम नवाज को थैंक्स करूंगा और मुझे यकीन है कि मरीम नवाज इसकी तकसीम जो है ईमानदारी से करेगी, ऐसे नहीं करेगी कि नसीम ने सोचा और सिदरा ने सोचा हम भी जाके 5-5 मरबे। अब मरियम साहिबा तो ईमानदारी से कर लेंगी लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए ना, ब्यूरोक्रेट से नीचे जो अगले साल हमें इसका नजर आ जाएगा ना। मैंने आपको बोला है अगले साल अगर आपको इस वक्त हम बात कर रहे होंगे ये टमाटर फालतू हो गए, ये प्याज इतना सस्ता मिल रहा है, ठीक है, गोभी इतनी सस्ती मिली, किस सूरत हो सकती है कि पैदावार ज्यादा होगी, सही, उससे कंपटीशन पैदा होगा, उस जो किसान उगाएगा सस्ता बेशक बेचेगा लेकिन उसके घर में भी पैसे जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए वाकई क्या किसान खुशहाल हो जाएगा? क्योंकि मैंने ये देखा है कि किसान सड़कों पे भी निकलता है, उसकी गंदम की अभी फसल कट रही है या काट दी है, 3500 रुपये हुकूमत ने फी मन की कीमत दी है, ठीक है, क्या उसको वो कीमत मिलती है जो हुकूमत फिक्स करती है? और मिलती है तो वो किस तरह से बैंकों के चक्कर लगा के किस तरह से टुकड़ों में उसके पैसे, ये सारे का सारा सिस्टम हमारे किसान को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने गाँव में जाके कितने % किसान है सर जो हमें खुश नजर आते हैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये जो आप बात कर रही है ना, ये इससे पहले जो DC थे ना सईद मूसा रजा, वो एक ऐसा सिस्टम कर रहे थे कि जो मिडल मैन जो आरती है दरमियान में मंडियों में
जो कमाता है, जो मिडल मैन पैसे कमाता है, किसान और खरीदार के दरमियान में जो होता है, दुकानदार उसके दरमियान में होता है, तो उसको जो है ना साइड पर करना या उसका मार्जिन कम से कम करना, वो जब तक हैं जो खून चूसने वाली चीजें, कारोबार बने हुए हैं, बिजनेस बने हुए हैं, लाइसेंसी बिजनेस बने हुए हैं, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा, तो ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, किसान चीज 10 की बेचता है और हमारे पास वो 100 में कैसे पहुंचती है? मैं वही ऑफकोर्स करना। अब ये देखें, एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और ये ज़रई मुल्क है, यहाँ पे कभी कहत नहीं आ सकता। या अब नए हरम बंद हुआ और शोर पड़ गया और यहाँ तक हमारे यहाँ पे पैनिक हो गया, हमारे यहाँ पे स्कूलों की भी छुट्टियां हो गई और पेट्रोल भी बढ़ गया, जहाँ पे जंग हो रही थी वहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शोर पड़ गया कि यहाँ पे कोई वो होगा, क्या कहते हैं, फाके हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये जो हमारा मुल्क है, इस मुल्क में कभी भी फाके नहीं हो सकते, क्योंकि ये ज़रीई मुल्क है, अल्लाह करे और ये जो पॉलिसियां गवर्नमेंट की हैं, इसके बाद तो बिल्कुल फाके। नसीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और गवर्नमेंट की जानिब से जो किसान को खुशहाल करने का प्लान बनाया जा रहा है, अल्लाह करे कि जो सोचा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट में, जो पेजेस पे नजर आ रहा है, हकीकत में भी वैसा ही हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलेंगे अल्लाह के बाद।